गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज यहाँ हम 10वीं क्लास का पहला चैप्टर बड़े भाई साहब पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 10वीं क्लास में हमारे पास दो बुक्स रहेंगी। एक रहेगी हमारी स्पर्श बुक और दूसरी रहेगी हमारी संचयन बुक। मेन बुक जो है हमारी वो है स्पर्श बुक, दूसरी है हमारी संचयन बुक। संचयन बुक में सिर्फ 3 चैप्टर हैं, तीनों की तीनों स्टोरियां बड़ी अच्छी हैं, ठीक है। और स्पर्श बुक में जो है हमारे काफी ज्यादा जो है वो चैप्टर हैं। स्पर्श बुक में सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा बड़े भाई साहब। तो इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी बुक्स जो है वो अपने पास रखें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज टेक योर नोटबुक एंड पेन। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो आप लिख लेना। इसी के तहत जो है वो स्टोरी जो है वो चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बड़े भाई साहब चैप्टर के लेखक मुंशी प्रेमचंद। अगर हिंदी नाम हम लेते हैं तो सबसे पहले जिस राइटर का नाम हमारे दिमाग पे आता है वो है मुंशी प्रेमचंद जी। इनको उपन्यास सम्राट भी बोला जाता है। तो सब इनका लेखक परिचय जो है वो आप लोग अगर याद करोगे, जन्म इनका 1880 ईस्वी में हुआ था। स्थान इनका लम्ही गांव, यूपी उत्तर प्रदेश में एक लम्ही गांव में है, वहां पे हुआ था। पिता का नाम इनके अजैब राय है, माता का नाम आनंदी देवी। निधन मतलब इनकी जो मृत्यु थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने लगभग 300 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारे इन्होंने। तो हमारे पास आज जो पहला स्पर्श बुक का पाठ है वो है बड़े भाई साहब। इस कहानी में आप लोगों को क्या बताया गया है? इस कहानी में आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट बच्चों की मानसिकता के बारे में बताया गया कि असल में बच्चे जो हैं वो क्या सोचते हैं। साइकोलॉजिकल जो है वो साइकोलॉजिकली जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, ठीक है। ये कहानी है 2 भाइयों की जिनमें उन्होंने नाम लेखक और उसके बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब जो है लेखक से 5 साल बड़े हैं, लेकिन 3 क्लास ही उससे आगे हैं। उसका मतलब ये है कि बड़े भाई साहब जो है वो क्लास में 1-2 बार फेल हो जाते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है बड़े भाई साहब और उसके छोटे भाई से। छोटे भाई मीन्स लेखक। छोटे भाई जो है और बड़े भाई साहब दोनों जो है वो एक हॉस्टल में पढ़ते हैं। बड़े भाई साहब की जो एज है वो 9 साल की है और छोटे भाई की जो है वो 5 साल के हैं। दोनों एक ही हॉस्टल में पढ़ते हैं। लेकिन जो लेखक के बड़े भाई साहब आदर्शवादी हैं। आदर्शवादी मतलब वो लेखक को पूरी तरह से समझाकर अपने साथ हॉस्टल में रखते हैं। एक बड़े भाई साहब का फर्ज जो है वो पूरी तरह से अदा करते हैं। तो लेखक क्या लिखता है अपने बड़े भाई साहब के बारे में? कहता है वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब को ले बैठे रहते। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कापियों पर, किताबों पर जो थी उनके हाशियों पर अलग अलग तस्वीरें जो थी वो बनाया करते थे। लेखक क्या करता था? लेखक कोशिश करता कि जो बड़े भाई साहब कर रहे हैं उसको वो समझे। लेकिन मतलब जो वो लिखते थे मतलब कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें बना देते थे, वो उसका क्या समझना ना। तो वो लेखक कोशिश करता था कि उनको समझे, लेकिन उसके दिमाग में आता था कि शायद बड़ी क्लास में है, कुछ होगा, इसलिए वो उसको छोड़ देता है, ठीक है। दूसरी तरफ लेखक आ जाता है। लेखक कहता है कि मेरा ध्यान जो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। लेखक क्या करता था? हर रोज बाहर जाता था, खेलता था अपने बच्चों के साथ, कंकरियां उछालता, फाटक पर इधर उधर जो था वो घूमता रहता था, ठीक है। ग्राउंड में चला जाता, वापस नहीं आता, सुबह जाना शाम को आता। तो बड़े भाई साहब को ये चीज बड़ी खलती। जो शाम को जब वो वापस आता था तो वही अपने भाई का रौद्र रूप उसे देखने को मिलता। उसकी एंट्री होती, बड़े भाई साहब का पहला सवाल हमेशा यही होता था, कहां थे? तो लेखक के पास मौन रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता था। तो एक जैसे कि मान लो हम सारा दिन घर पे जो है वो घर पे नहीं आते, तो जब हमारी घर पे एंट्री होती है तो हालात क्या होती है? इतनी लगातार सुनने के बाद हर एक के दिमाग में जैसे आता है कि नहीं कल से पढ़ाई में शुरू कर दें। तो छोटा भाई जो था लेखक में, जो लेखक था वो क्या करता, उसके दिमाग में एकदम से बात आती कि भाई आज से हमने ना पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो टाइम टेबल बना लेता है। टाइम क्या करता है वो? कहता है प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो, नाश्ता कर, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी,
8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। तो ये इस प्रकार वो अपना टाइम टेबल पूरा बना लेता। अब टाइम टेबल का पालन कौन करे? जैसे कि हम अगर हम खुद पे लगा के चले, इसमें मैंने आपको लोगों को पहले बताया कि बच्चों की मानसिकता के बारे में बताया गया कि बच्चे सोचते कैसे। ऐसे लेखक ने अपने थ्रू जो है वो हम सबको ये चीज जो है वो बताई है। जैसे कि मान लो हम अपने मन में पक्की तरह से कर लेते हैं कि हमने कल से पढ़ना शुरू कर देना। हम मॉर्निंग टाइम जो है वो अलार्म लगा के 5 बजे 4 बजे सो जाते हैं, लेकिन जब वो अलार्म बजता है तो हमारे दिमाग में बात आती है, हमारा जो शैतान मन होता है वो क्या बोलता है कि नहीं 5 मिनट और सो ले, बस 5 मिनट में क्या जाता है, तो वो 5 मिनट भी हो जाते हैं। फिर हमारा शैतान मन जागता है कि चल 5 मिनट और सो ले। इस तरह 5 मिनट करते करते वो टाइम दिया जाता है। जब हमारी स्कूल में आती है तब हमें मम्मी की आवाज जो है वो आती है, फटाफट हम स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं और वैन में हम जाके सोचते हैं कि आज सुबह पढ़ा नहीं गया तो स्कूल में पढ़ना ही पढ़ना है, तो स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल भी आ जाता है। स्कूल में जाके हम सोचते हैं कि आज घर पे जाके ना इवनिंग टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, फिर इवनिंग टाइम भी आ जाता है। फिर हमारा शैतान मन जागता होता है कि आज रात को क्या करना है, रात को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर रात भी आ जाती है, फिर हमारा वही पढ़ना नहीं होता। उसके बाद फिर अलार्म, मन को सेटिस्फाई करने के लिए हम फिर अलार्म लगा के सो जाते हैं, लेकिन तो वही सुबह शाम इवनिंग फिर ऐसे कर, लेकिन हम टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाते। इसी तरह लेखक मतलब छोटा भाई भी जो था वो भी अपने जो है टाइम टेबल का पालन ना कर पाया। बस जो पढ़ता था वो छोटे बड़े भाई साहब की डांट फटकार से ही पढ़ा करता था, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी पढ़ लेते, सालाना इम्तिहान होते हैं, एनुअल एग्जाम जो है कंप्लीट हो जाते हैं। बदकिस्मती से बड़े भाई साहब उस साल फेल हो जाते हैं, छोटा भाई पास हो जाता है। तो छोटे भाई को जैसे होता है ना कि हम मान लो कि हमें बड़ा जो है वो डांट रहा होता है किसी चीज के लिए, ठीक है, तो जब छोटा भाई जो है वो पास हो जाता है तो उसके मन में आता है कि वो बड़े भाई से अब जाके पूछे कि हाँ भाई कहाँ ये तेरे राष्ट्रवादी था, कहाँ गया ना। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, उसको अपने बड़े भाई के फेल होने का दुख होता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसकी मनमर्जियां जो है वो पहले से बढ़ जाती हैं, ठीक है। फिर दूसरी बार फिर एग्जाम होता है, ठीक है, बड़े भाई साहब फिर फेल हो जाते हैं, छोटा भाई फिर पास हो जाता है। तो इस बार को मतलब पूरी तरह से बदल जाता है छोटा भाई, बड़े भाई साहब पूरी तरह से हताश और निराश हो जाते हैं। वो उसको मतलब फिर से वो क्या होता है, उसको अब पूरी तरह से हो जाता है कि छोटे भाई को कि बड़े भाई साहब ने मुझे डांटने का अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया उसका। तो वो अपने दोस्तों मित्रों के साथ सारा दिन खेलता रहता है, सारा दिन बाहर ही रहता है। फिर से मतलब उसने पूरी जो है वो बना लिया कि अब वो पढ़ना ही नहीं। तो ये सब चीजें जब बड़े भाई साहब देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, ठीक है। वो फिर से उसको जो है वो समझाते हैं, ठीक है, फिर उसको जो है वो डांटते हैं, फटकारते हैं। अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है, जब यार ये चैप्टर को सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार फिर पढ़ने पढ़ाने का क्या फायदा, छोटा भाई तो पास होता जाता है, जो बड़े भाई साहब है वो जो है वो पास नहीं हो पाते। लेकिन इसमें क्या चीज है, छोटा भाई अगर पास होता है तो वो बड़े भाई साहब की डांट फटकार के कारण ही होता है। कैसे, मान लो वो बड़े भाई साहब उसको डांटना छोड़ देते तो वो कभी ना पढ़ता। वो जो थोड़ा बहुत बड़े भाई साहब की डांट फटकार से पढ़ लेता था, उसी वजह के कारण वो पास हो जाता था। तो जब वो 2 बार लेकर के बड़े भाई साहब के फेल होने पर छोटा जो है वो पास हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो लगातार बाहर खेलता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो एक दिन क्या होता है कि उसको एक नया शौक लेखक को पैदा हो जाता है पतंग उड़ाने का। आपकी बुक पे लिखा होगा कनकौवे, कनकौवे का मतलब होता है पतंग उड़ाना। तो पतंग उड़ाने का नया शौक जो है वो पैदा हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि बाजार में वो लड़कों के साथ भाग रहा होता है, अचानक जैसे हम उड़ती पतंग ऊपर देखते हैं ना, नीचे सामने हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो उड़ती पतंग ऊपर मुंह किए जो है वो लगातार भागता जा रहा है। अचानक मतलब बड़े भाई साहब से सामने खड़े होते हैं, वो उससे टकरा होता है, एकदम शॉक। अब क्या होगा, तो बड़े भाई साहब वही राष्ट्रवादिता का भाषण जो है उसे देते हैं। इस बार सचिनों से फील होता है कि हाँ यार मैं जो है वो बड़े भाई साहब सही है अपनी जगह पर। तो एंड में क्या होता है कि अचानक एक पतंग आती है आसमान से कटी हुई, बड़े भाई साहब लंबे उड़ते ही हैं,
तो वो मतलब अपने हाथ से उस डोर को पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ जो है वो भागने लगते हैं। छोटा भाई और उसके दोस्त उनके पीछे जो है वो भाग गए। तो ये स्टोरी थी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी दो भाइयों की स्टोरी है, बड़े भाई साहब, ठीक है, जिसमें बच्चों की मानसिकता के बारे में जो है वो बताया गया। आशा करता हूं आप सभी को इस कहानी के बारे में पूरी तरह से समझ आ गई होगी।